स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, गिलिफू स्मार्ट सिटी परियोजना किस देश से संबंधित है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भूटान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गिलिफू स्मार्ट सिटी परियोजना कुछ ही समय पहले भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की थी। इस परियोजना को गिलिफू परियोजना के रूप में जाना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गाजा, इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में संचालित होता है, जहां शरणार्थियों ने निष्कासित होने के बाद आश्रय मांगा था। 2. यह अमेरिका जैसे राज्यों के स्वैच्छिक दान पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से मिलने वाली एक छोटी सब्सिडी केवल प्रशासनिक व्यय को कवर करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी UNRWA 1948 के युद्ध के बाद फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए सीधे राहत और कार्य कार्यक्रम चलाने के लिए 8 दिसंबर 1949 के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 302-4 द्वारा UNRWA की स्थापना की गई थी। एजेंसी ने 1 मई 1950 को परिचालन शुरू किया था। UNRWA को लगभग पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। एजेंसी की सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाएं, शिविर के बुनियादी ढांचे और सुधार, माइक्रो फाइनेंस और आपातकालीन सहायता शामिल है। यह गाजा, इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में संचालित होता है, जहां शरणार्थियों ने निष्कासित होने के बाद आश्रय मांगा था। अतः कथन 1 सही है। यह अमेरिका जैसे राज्यों के स्वैच्छिक दान पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से मिलने वाली एक छोटी सब्सिडी केवल प्रशासनिक व्यय को कवर करती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में डिजिटल नेटवर्क शामिल हैं, जो नागरिकों को सामाजिक सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं, जिनमें आधार, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI और फास्टैग जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल हैं। 2. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI भारत को वर्ष 2030 तक $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में डिजिटल नेटवर्क शामिल है, जो नागरिकों को सामाजिक सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं, जिनमें आधार, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI और फास्टैग शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज और बोस्टन स्थित प्रबंधन परामर्श फर्म ऑर्थर डी लिटिल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI भारत को वर्ष 2030 तक $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर सकता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण में गलत सूचना और दुष्प्रचार को शीर्ष 10 जोखिमों में स्थान दिया गया है। 2. माइक्रो टारगेटिंग एक विपणन रणनीति है, जो विस्तृत जनसांख्यिकी, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक या अन्य डेटा के आधार पर बड़े दर्शकों के विशिष्ट खंडों तक पहुंचने के लिए तकनीकी विकास का उपयोग करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण में शीर्ष 10 जोखिमों में गलत सूचना और दुष्प्रचार को स्थान दिया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर AI मॉडल के उपयोग में आसान इंटरफेस शामिल है, जो परिष्कृत वॉइस क्लोनिंग से नकली वेबसाइटों तक झूठी जानकारी तथा सिंथेटिक सामग्री में उछाल को सक्षम करते हैं। अतः कथन 1 सही है। माइक्रो टारगेटिंग एक विपणन रणनीति है, जो हाल के तकनीकी विकास का उपयोग करती है और विस्तृत जनसांख्यिकी, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक या अन्य डेटा के आधार पर बड़े दर्शकों के विशिष्ट खंडों तक पहुंचती है। अतः कथन 2 सही है। बता दें कि AI का उपयोग बड़े पैमाने पर व्यक्तिकृत प्रचार के साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा सकता है
जिससे कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला दिखाई दे सकता है, क्योंकि एआई मॉडल की प्रेडिक्ट क्षमता बॉट्स और स्वचालित सोशल मीडिया खातों से कहीं बेहतर होगी, जो अब दुष्प्रचार के लिए आधारभूत उपकरण है। फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के द्वारा अपनी तथ्य जांच तथा चुनाव अखंडता टीमों में उल्लेखनीय रूप से कटौती करने से जोखिम बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है। 2. हेपेटाइटिस आमतौर पर हेपेटोट्रोपिक वायरस के कारण होता है, जिसमें ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। हालांकि वैरिकाला वायरस जैसे अन्य वायरस भी इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है। किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं में होने वाली जलन या सूजन, अतः कथन 1 सही है। आमतौर पर यह ए, बी, सी, डी और ई सहित हेपेटोट्रोपिक वायरस के एक समूह के कारण होता है। अन्य वायरस भी इसका कारण हो सकते हैं, जैसे कि वैरिकाला वायरस जो चिकनपॉक्स का कारण बनता है, अतः कथन 2 सही है। इस बीमारी के अन्य कारणों में नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग, लीवर में वसा का जमा होना या एक आइटो इम्यून प्रक्रिया शामिल है, जिसमें किसी व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो लीवर पर हमला करता है। अगला प्रश्न है, बोन ग्राफ्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बोन ग्राफ्टिंग में एक सर्जिकल तकनीक शामिल होती है जहां प्रत्यारोपित हड्डी का उपयोग बीमारी या चोट से प्रभावित हड्डियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। 2. नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइड आधारित पोरस कंपोजिट स्कैफोल्ड बायोडिग्रेडेबल है और इनमें हड्डियों की मरम्मत के लिए ऑस्टियो इंडक्टिव व ऑस्टियोप्रोमोटिव गुण होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बोन ग्राफ्टिंग में एक सर्जिकल तकनीक शामिल होती है जहां प्रत्यारोपित हड्डी का उपयोग बीमारी या चोट से प्रभावित हड्डियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। आविष्कार का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा उपचारों की कमियों को दूर करना है। अन्य विकल्प संक्रमण और प्रतिरक्षा संबंधी जटिलताओं से जुड़े हुए हैं। नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइड आधारित पोरस कंपोजिट स्कैफोल्ड्स बायोडिग्रेडेबल है और इनमें हड्डियों की मरम्मत के लिए ऑस्टियो इंडक्टिव तथा ऑस्टियोप्रोमोटिव गुण होते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है। 2. SIPRI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2019 से वर्ष 2023 की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर अग्रणी हथियार आयातक के रूप में उभरा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। SIPRI यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित है, अतः कथन 1 सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर अग्रणी हथियार आयातक के रूप में उभरा है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, जलवायु वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी UNFCCC ने COP27 के दौरान विकासशील देशों में जलवायु आपदा क्षतिपूर्ति के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की। 2. NCQG एक नया वार्षिक वित्तीय लक्ष्य है जिसे विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 2025 से पूरा करना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ने विकासशील देशों में जलवायु आपदा क्षतिपूर्ति के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की, अतः कथन 1 सही है। जैसे जैसे बाकू में COP29 की तैयारी तेज होती जा रही है, ध्यान अब वित्त संबंधी चर्चाओं, विशेष रूप से नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य पर केंद्रित किया जा रहा है। NCQG एक नया वार्षिक वित्तीय लक्ष्य है जिसे विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए
वर्ष 2025 से पूरा करना होगा, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्रीय निर्गम मूल्य यानी CIP वह दर है जिस पर सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए राज्यों को केंद्रीय पुल से खाद्यान्न प्रदान करती है। 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और उन्हें बाजार की कीमतों में अचानक गिरावट की स्थिति में सुरक्षा मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय निर्गम मूल्य यानी CIP वह दर है जिस पर सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए राज्यों को केंद्रीय पुल से खाद्यान्न प्रदान करती है, अतः कथन 1 सही है। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और उन्हें बाजार की कीमतों में अचानक गिरावट की स्थिति में सुरक्षा मिलती है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निक्षय पोर्टल का संबंध इनमें से किससे है? 1 TB, 2 हेपेटाइटिस, 3 मधुमेह, D कैंसर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।